हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज बच्चों जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बच्चों अब तक हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या क्या पढ़ लिया। हमने ये पढ़ लिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, अलजेब्रा पढ़ लिया हमने, उसका मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कंजुगेट हमने बच्चों पढ़ लिया। इसके बाद लास्ट टॉपिक बच्चों जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब बच्चों उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। अगला टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो हम पढ़ने जा रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें रिप्रेजेंट करना हो तो बच्चों हम कैसे करेंगे। तो आज का बच्चों हमारा टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम उसके लिए कॉम्प्लेक्स प्लेन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बच्चों? कॉम्प्लेक्स प्लेन का। और कॉम्प्लेक्स प्लेन को हम और बोलते हैं बच्चों आर्गेंट प्लेन, या फिर बच्चों हम इसे बोलते हैं गॉसियन प्लेन। एक ही बात है बच्चों ये तीनों, या तो हम उसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन, या बच्चों हम बोलते हैं आर्गेंट प्लेन, या फिर हम बोलते हैं गॉसियन प्लेन। अब बच्चों ये होता क्या है प्लेन? यहां पर बच्चों हम दो एक्सिस लेते हैं, एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश। जो एक्स एक्सिस होती है बच्चों इसको हम रियल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियल एक्सिस। तो रियल पार्ट ऑफ जेड एक्स पे डिनोट होता है, और वाई एक्सिस को बच्चों हम बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी एक्सिस, यानी इमेजिनरी पार्ट जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो वाई एक्सिस पे डिनोट होता है। तो आर्गेन प्लेन में बच्चों दो एक्सिस होती है, एक्स और वाई। एक्स एक्सिस रियल एक्सिस होती है और वाई एक्सिस जो होती है हमारी वो इमेजिनरी एक्सिस होती है। तो रियल पार्ट को बच्चों हम डिनोट करते हैं एक्स एक्सिस पे और इमेजिनरी पार्ट को हम डिनोट करते हैं वाई एक्सिस पर। इतनी बात क्लियर हुई बच्चों? अब मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई। क्या दे रखा है? z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई। उसे हमें रिप्रेजेंट करना है, यानी रियल लाइन पे तो हम x का लेंगे डिस्टेंस, और इमेजिनरी लाइन पर हम बच्चों कितना चलेंगे? y चलेंगे। अब मान लीजिए कि ये कोई पॉइंट P है जो x, y है, यानी यहां से यहां तक की डिस्टेंस x है और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई? y हो गई बच्चों। अब हमने इसे क्या करा? यहां पर जोड़ दिया, और ये हमने मान लिया कि यहां से ये कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। इतनी बात आपको समझ में? OP की डिस्टेंस को बच्चों हम r से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? r से। अब आप देखिए कि अगर हम z को x प्लस आई वाई लिख रहे हैं, इसका मतलब x एक्सिस पर हम रियल पार्ट को डिनोट करेंगे और y एक्सिस पर हम इमेजिनरी पार्ट को। तो ये आपका हो जाता है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या हो जाता है? ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी ज्योमेट्रिकली हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इतना क्लियर हो गया आपको कि जब भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का डिनोटेशन करना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स प्लेन पे, तो आप रियल पार्ट को x एक्सिस पे बनाएंगे, इमेजिनरी पार्ट को y एक्सिस पे, उस पॉइंट को P बना देंगे और ओरिजिन से उसको जोड़ देंगे बच्चों। OP जो यहां पर होता है वो R से डिनोट होता है। OP कितने से डिनोट होता है बच्चों? R से। अब बात आती है कि OP है क्या? OP है उस कॉम्प्लेक्स नंबर की ओरिजिन से डिस्टेंस। OP क्या है? OP है डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z फ्रॉम ओरिजिन। OP क्या है? ओरिजिन से कॉम्प्लेक्स नंबर की डिस्टेंस है, यानी इस वाला ओरिजिन से अगर हम P की डिस्टेंस निकालें तो वो कितनी निकल कर आएगी बच्चों? OP निकल कर आएगी। अब बात आती है कि ये डिस्टेंस निकलती कैसे है, हम R की वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे। हमने ये तो मान लिया कि OP R है, पर हम R की वैल्यू को फाइंड कैसे करेंगे? उसके लिए बच्चों हमने क्या करा? यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा M। अब हमें पता है कि OM की वैल्यू x है और PM की वैल्यू बच्चों कितनी है? y, इसके बराबर है। अब देखिए इन ट्राइंगल OPM, इन ट्राइंगल OPM, OP का स्क्वायर इक्वल्स टू OM का स्क्वायर प्लस PM का स्क्वायर। OP का स्क्वायर बच्चों किसके बराबर हो गया? OP का स्क्वायर बराबर हो गया OM का स्क्वायर प्लस PM का स्क्वायर। अब OM कितना है बच्चों? x, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यही हो गया बच्चों। ये आपके पास आ गया OP स्क्वायर। तो OP कितना हो गया? अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यानी बच्चों ये किसके बराबर हो गया? ये बराबर हो गया मॉडुलस ऑफ z के। इतनी बात क्लियर हुई आपको? तो जो R की वैल्यू बच्चों होती है वो किसके बराबर होती है?
मॉड ऑफ जेड के बराबर होती है। तो आर की वैल्यू बच्चों किसके बराबर हो जाती है? ये मॉड ऑफ जेड के इक्वल हो जाती है। इतनी क्लियर हो गया? यानी जब भी हमें किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना पड़ेगा तो हम क्या निकाल देंगे? मॉड ऑफ जेड की वैल्यू निकाल देंगे। अब मॉड ऑफ जेड की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? ओरिजिन से उस कॉम्प्लेक्स नंबर की डिस्टेंस निकलकर आएगी। इतनी बात सबको क्लियर हो गई? तो बच्चों हमने यहां पे लिख दिया डेट इज मॉड ऑफ जेड इक्वल्स टू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड फ्रॉम ओरिजिन। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का ओरिजिन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो हमें बच्चों कहां से मिल जाएगा? मॉड ऑफ जेड से मिल जाएगा। अब बच्चों जब हमने ये ज्योमेट्रिकल बनाया रिप्रेजेंटेशन तो यहां पे मैंने दो चीजें लिखी थी, आपने देखा होगा। एक तो मैंने आर लिखा था और दूसरा मैंने थीटा लिखा था। अब आर की बात तो हमने कर ली बच्चों। आर क्या होता है वो आपको समझ में आ गया होगा कि आर क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन। हम उसे कैसे फाइंड करते हैं? तो आर जो होता है वो मॉड ऑफ जेड के बराबर होता है बच्चों। ठीक है, तो हम यहां पे ऐसे मॉड ऑफ जेड भी लिख सकते हैं, ओपी इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू मॉड ऑफ जेड। ठीक है, तो अब इसकी डेफिनेशन अगर देनी होगी मॉड ऑफ जेड की, तो मॉड ऑफ जेड क्या डिनोट करता है? मॉडुलस के साथ साथ एक तो मॉडुलस डिनोट करता था। मॉडुलस का मीनिंग क्या होता है? तो मॉडुलस का मीनिंग होता है बच्चों शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों? तो ये तो आपके पास हो गई बच्चों मॉड ऑफ जेड की बात कि मॉड ऑफ जेड क्या होता है। अब बच्चों हम बात करेंगे कि थीटा यहां पर जो दे रखा है वो थीटा क्या होता है। ये तो आपका मॉड ऑफ जेड हो गया। अब यहां पर एक और टर्म यूज हो रहा है थीटा। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे कि ये थीटा क्या होता है। तो थीटा बच्चों यहां पर जैसा कि इंडिकेट हो रहा है, आप देख रहे हो कि थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है, यही तो डिनोट कर रहा है। तो थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? एंगल मेड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बताइए आप, थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? एंगल मेड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर, एंगल मेड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यही तो हम लिख सकते हैं। तो यहां पे बच्चों हम थीटा की डेफिनेशन लिखेंगे तो थीटा क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा एंगल मेड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर जेड with positive direction of x axis in anti clockwise direction. Angle made by complex number z with positive direction of x axis इन एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी से उल्टी दिशा के सारण, ये हो जाता है। एंड इट इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ जेड एंड डिनोटेड बाय ARG आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड और AMP एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों? इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? तो थीटा क्या हो जाएगा बच्चों? आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। ठीक है, इट्स वैल्यू लाइज बिटवीन -π टू π। इसकी वैल्यू जो है वो -π से π के बीच में बच्चों लाई करती है। इतनी बात आपको समझ में? दोबारा समझिए आप, थीटा क्या होता है? थीटा क्या होता है हमारे पास कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हम बना रहे हैं वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाएगा उसको हम क्या बोल देंगे बच्चों? उसको हम बोल देंगे आर्ग्यूमेंट या फिर एम्पलीट्यूड। डिनोट किससे करेंगे हम? ARG या फिर AMP ऑफ जेड से।
इसकी जो वैल्यू होगी बच्चों वो माइनस पाई से पाई के बीच में आएगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों? सबको समझ में आ गया? क्लियर हुआ ये होता क्या है? अब मान लीजिए कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये तो हमें दिख रहा है। अब यहां से अगर हमें आर्गुमेंट की वैल्यू निकालनी है तो बच्चों हम देखेंगे टेन थीटा कितना हो जाएगा। टेन थीटा आपका हो जाएगा पीएम अपॉन ओएम। अगर हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे ओ पीएम की, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? पीएम ओवर ओएम, यही हो जाएगी। पीएम की वैल्यू कितनी है? वाई, और ओएम की वैल्यू कितनी है? एक्स। यानी थीटा कितना हो गया बच्चों? थीटा हो गया टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, यही हो गया। और हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? थीटा हो गया टेन इनवर्स इमेजनरी ऑफ जेड ओवर रियल ऑफ जेड। तो टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है आपको, यहां से थीटा निकालना है। थीटा क्या होता है? जैसे हमने ओपी की डिस्टेंस निकाली थी तो वो कितनी निकल कर आ रही थी आपकी? ओपी की डिस्टेंस आर आ रही थी। आर को हम कैसे कैलकुलेट कर रहे थे? मॉड ऑफ जेड की तरह हम कैलकुलेट कर रहे थे। अब अगर हम बात कर रहे हैं थीटा की, तो थीटा कैसे निकालेंगे बच्चों? तो थीटा ये आपको समझ में आ गया कि आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड होगा। तो टेन थीटा को हमने लिखा बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वाई अपॉन एक्स आ गया। थीटा से इसको इधर ले हम टेन को, तो ये हो गया टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। तो टेन इनवर्स इमेजनरी ऑफ जेड ओवर रियल ऑफ जेड। लेकिन बच्चों ये होगा कब? ये तब होगा जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा। किस में लाई कर रहा होगा? फर्स्ट में। यानी y भी पॉजिटिव होगा और x भी पॉजिटिव होगा तब। बाकी के केस के लिए अभी मैं आपको निकाल के बताऊंगा। अभी आपको इतना समझ में आ गया? अभी तक हमने ये पढ़ा कि अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को तो कैसे करेंगे। तो पहली बात ये निकल कर आएगी, कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किस प्लेन का यूज करते हैं? कॉम्प्लेक्स प्लेन का। इसका एक और नाम होता है आर्गन प्लेन और एक और नाम होता है गॉसियन प्लेन। इसमें हम दो एक्सिस बनाते हैं, एक्स और वाई। एक्स एक्सिस को बच्चों हम रियल एक्सिस बोलते हैं, यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ जेड को डिनोट करते हैं। वाई एक्सिस को बच्चों हम इमेजनरी एक्सिस बोलते हैं, इसमें हम इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड को डिनोट करते हैं। अब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमें जेड दिया हुआ है एक्स प्लस आई वाई, हमें जेड क्या दे दिया बच्चों? एक्स प्लस आई वाई, उसे हमें डिनोट करना है। तो एक्स एक्सिस पे हमने एक्स चल लिए और वाई एक्सिस पे हम कितना चल लिए? वाई, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट x के इक्वल था और इमेजिनरी पार्ट y के इक्वल था। तो हम पी एक्स कोमा वाई पर बच्चों पहुंच गए। तो ये पॉइंट पी एक्स कोमा वाई डिनोट कर रहा है हमारा। इतनी बात आपको क्लियर हो गई? अब बात आती है कि ओपी की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे बच्चों। तो ओपी जो होता है वो मॉड ऑफ जेड के बराबर होता है, हमने देख लिया था। यानी मॉडुलस ऑफ जेड होता है, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन। थीटा डिनोट करता है बच्चों की पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस के साथ ये कितना एंगल बना रहा है, उसको निकालने का फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया। इतनी कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों? ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बात आती है कि जो थीटा है उसे हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब ये तो वो केस हो गया बच्चों जब कॉम्प्लेक्स नंबर जो है आपका वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा था। अब ऐसा तो हमेशा होगा नहीं कि कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में आए? फर्स्ट में आए। अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो तो किसी भी क्वाड्रेंट में आ सकता है ना, यानी फर्स्ट में भी आ सकता है, सेकंड में भी आ सकता है, थर्ड में भी आ सकता है और फोर्थ में भी आ सकता है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर जब किसी भी क्वाड्रेंट में आ सकता है तो हम कैसे निकालेंगे? ठीक है बच्चों, अब देखिए कैसे निकालने का तरीका। तो बच्चों इसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम अल्फा की वैल्यू निकालते हैं। किसकी वैल्यू निकालते हैं? अल्फा की वैल्यू निकालते हैं, और अल्फा की वैल्यू से फिर हम थीटा की वैल्यू निकालते हैं। अब आप कहेंगे अल्फा क्या होता है? तो देखिए आप, मैं आपको यहां पे चार केस लेके चलूंगा। यानी पहले में मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को मानूंगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड केस में मैं मानूंगा सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड केस में मैं मानूंगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और फोर्थ केस में मैं मानूंगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो चारों केसों के लिए मैं आपको अलग अलग सॉल्व करके दिखाऊंगा। देखिए सबसे पहले हमने लिया केस वन, z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई। ठीक है बच्चों, सेकेंड हम यहां पर लेंगे केस टू, z इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस आई वाई। एक्स नेगेटिव हो जाएगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा बच्चों। फिर हम लेंगे बच्चों यहां पर केस थर्ड, केस थर्ड में हम z की वैल्यू लेंगे माइनस एक्स माइनस आई वाई। और फिर बच्चों हम यहां पर लेंगे केस फोर्थ, केस फोर्थ में हम z लेंगे x माइनस आई वाई। अब देखिए पहले केस में अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएंगे
तो मैं छोटा ये बना दे रहा हूं कोऑर्डिनेट एक्सेस, तो यहां पे बन जाएगा बच्चों P। अब हम क्या करेंगे, इस वाले एंगल को अल्फा मान लेंगे। क्या मान लेंगे? अल्फा मान लेंगे। तो अब आप यहां से देखेंगे कि tan अल्फा की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, y ओवर x हो जाएगी, क्योंकि ये पॉइंट तो x, y है। तो अल्फा यहां से निकल आएगा tan इनवर्स y ओवर x, इतना ही निकल आएगा बच्चों। अब बात आ रही है कि ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों? फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में बच्चों जो थीटा होता है, अब ये अल्फा तो हमने ये वाला एंगल निकाल लिया, अब थीटा भी मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं, यानी यही थीटा हो जाएगा। तो जो अल्फा है वही क्या बन जाएगा, थीटा बन जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा किसके बराबर आ जाता है बच्चों, अल्फा के बराबर आया था। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालने का तरीका हो गया एंगल को, जो अभी हमने पहले भी निकाला था। अब मान लीजिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, ठीक है बच्चों। अब सेकंड क्वाड्रेंट में आता है तो इसका मतलब ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे बनेगा, ये वाला जेड आ जाएगा, क्योंकि इसका रियल पार्ट कितना हो गया बच्चों, -x, और इमेजिनरी पार्ट कितना हो गया, y। अब बच्चों अगर हम यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये ऐसे ही तो आएगा, यानी ये वाला एंगल अल्फा हो जाएगा। अब आप डिस्टेंस देखेंगे तो ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू यहां भी वही निकल कर आएगी, tan इनवर्स y ओवर x। ये तो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस x हो जाएगी, नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं इसलिए -x हो गई, और ये वाली डिस्टेंस तो y है। तो यहां पर हम अल्फा की वैल्यू बच्चों कितनी निकाल लेंगे, tan इनवर्स y ओवर x। अब लेकिन मैंने आपको थीटा की डेफिनेशन क्या बताई थी, याद करिए आप। थीटा की डेफिनेशन बच्चों हमने पढ़ी थी, एंगल मेड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो थीटा तो ये हो गया ना बच्चों, यही तो हो गया थीटा। अब थीटा अगर ये हो गया तो हमने तो अल्फा निकाला था, हमें पता है ये पूरा पाई होता है, तो यहां पर थीटा की वैल्यू हो जाएगी पाई माइनस अल्फा। थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई माइनस अल्फा। इतनी बात आपको समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों। थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, पाई माइनस अल्फा। क्लियर हुआ आपको? अब बात आते हैं केस थर्ड में, कि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा बच्चों। अब देखिए अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा बच्चों तो आप इसे ऐसे बना लेंगे, ये जेड हो गया -x, -y, वही परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये अल्फा आ जाएगा, ये y हो गया बच्चों ये x। तो यहां से अल्फा की वैल्यू फिर से वही आ जाएगी, tan इनवर्स y ओवर x। अब यहां पे आप थीटा निकालेंगे तो ये पूरा थीटा होगा बच्चों। तो थीटा की वैल्यू बच्चों यहां पे कितनी हो जाएगी, पाई प्लस अल्फा। अब लेकिन आप देखेंगे यहां तो वैल्यू पाई में अल्फा जोड़ रहा है तो पाई से बड़ी चली जाएगी, जबकि हमने ये पढ़ा था कि थीटा की वैल्यू माइनस पाई से पाई के बीच में आएगी। तो बच्चों सही ये भी है, इसका एक और केस हो जाता है और ला करके हम उल्टा चल देते हैं। अब उल्टा चलेंगे तो पूरा माइनस पाई हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी माइनस पाई प्लस का अल्फा। कितनी हो जाएगी, माइनस पाई प्लस का अल्फा। तो हम इसे यहां से निकाल देते हैं। अब बात आती है केस फोर्थ की। केस फोर्थ में बच्चों क्या होता है, केस फोर्थ में होता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, ये आ गया। अब ये x, -y आ जाएगा बच्चों, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो अल्फा हो गया। तो अल्फा की वैल्यू तो यहां भी बच्चों वही आएगी, tan इनवर्स y ओवर x। लेकिन यहां पे थीटा किसके बराबर हो जाएगा, माइनस अल्फा के, क्योंकि हम कौन से डायरेक्शन में चलेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। अब दोबारा सुनिए आप, हमें यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर अलग अलग क्वाड्रेंट में दिया जाएगा। अब अलग अलग क्वाड्रेंट में अगर दिया है तो हम थीटा को कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों। तो थीटा निकालने के लिए, यानी आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए आपको सबसे पहले अल्फा निकालना पड़ेगा बच्चों। अल्फा निकालने के लिए एक फॉर्मूला होगा कि आप उस ट्राइंगल को कंप्लीट करेंगे ओपीएम को, जहां भी जिस भी क्वाड्रेंट में बनना है, और वहां से जो एंगल बनना है उसको आप क्या निकाल देंगे, वहां से आप क्या निकाल देंगे कि वहां से आप अल्फा की वैल्यू निकाल देंगे। अब यहां से आप tan अल्फा लेंगे तो tan अल्फा होगा हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर y रहेगा और बेस हमेशा x रहेगा, तो y अपॉन x हो गया। तो यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो थीटा और अल्फा बराबर हो जाएगा, क्योंकि यही थीटा और यही अल्फा है। सेकंड क्वाड्रेंट में अल्फा ये निकला था, थीटा यहां से निकल रहा था, तो थीटा निकालने का फॉर्मूला हो गया पाई माइनस अल्फा। केस थर्ड हुआ, केस थर्ड में थीटा निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, पाई प्लस अल्फा या फिर माइनस पाई प्लस अल्फा। और केस फोर्थ में कितना हो गया बच्चों, थीटा इक्वल्स टू माइनस अल्फा। इतनी बात आपको समझ में। अब बच्चों ये तो हो गया कि tan अल्फा का फॉर्मूला हमने निकाल दिया y ओवर x। अब y ओवर x में ना लिखकर अगर हमें लिखना है इमेजिनरी ऑफ z ओवर रियल ऑफ z में, तो अब यहां पे देखोगे बच्चों कि क्वाड्रेंट के हिसाब से आप अलग अलग मान रहे थे।
क्वाड्रेंट के हिसाब से आप क्या कर रहे थे, एक्स अगर पॉजिटिव आ रहा था तो आप सिर्फ वैल्यू ले रहे थे, साइन के साथ नहीं ले रहे थे। लेकिन अगर आप रियल और इमेजिनरी में लिखेंगे तो साइन के साथ वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करते हैं बच्चों कि tan अल्फा अगर हमारे पास निकल रहा है तो y और x दोनों पॉजिटिव जाने चाहिए, तो हम क्या करते हैं, उस पर मॉड लगा देते हैं। अब देखिए मैं आपको एक समराइज फॉर्म बता दे रहा हूं कि अगर क्वेश्चन आएगा तो आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे। डिस्क्राइब मैंने पूरा आपको कर दिया है। अब देखिए जैसे आपके पास z आया x प्लस आई वाई, ठीक है बच्चों। अब वो कहेगा कि मॉड ऑफ z फाइंड करो, तो मॉड ऑफ z तो आप आराम से फाइंड कर सकते हैं, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब उसने कहा कि थीटा फाइंड करो, क्या फाइंड करो, थीटा। थीटा के लिए बच्चों आप क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप 1 आप कैलकुलेट करेंगे अल्फा। अल्फा आपको निकलेगा tan इनवर्स मॉड में इमेजिनरी ऑफ z ओवर रियल ऑफ z। कैसे निकलेगा बच्चों, अल्फा निकलेगा tan इनवर्स मॉड के अंदर इमेजिनरी ऑफ z ओवर रियल ऑफ z। ये अल्फा आ गया आपके पास। अब आप देखेंगे कि स्टेप 2 z लाइज इन विच क्वाड्रेंट, z कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो यहां पर पहला आएगा इफ x ग्रेटर देन 0 कॉमा y ग्रेटर देन 0, x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, सो z लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। z कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फर्स्ट में आ जाएगा। फर्स्ट में आ जाएगा तो थीटा की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी, अल्फा हो जाएगी। इतनी बात आपको समझ में। सेकंड पार्ट बच्चों, इफ x लेस देन 0 y ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब z लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई माइनस अल्फा आ जाएगी। केस थर्ड आएगा बच्चों, इफ x भी लेस देन 0 हो जाए y भी लेस देन 0 हो जाए, तो z कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी माइनस का पाई प्लस का अल्फा। फोर्थ क्वाड्रेंट में बच्चों, इफ x पॉजिटिव और y नेगेटिव हो जाए, तो z कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो थीटा की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी, माइनस अल्फा हो जाएगी। इतनी बात आपको समझ में। यानी आपसे वो दो चीजें पूछेगा। जब भी वो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर देगा और रिप्रेजेंटेशन की बात आएगी, तो वो एक तो आपसे कहेगा कि मॉडुलस निकाल के बताइए, और दूसरा वो आपसे कहेगा कि आर्गुमेंट निकाल के बताइए। मॉडुलस आपको आता है निकालना कि आप अंडर रूट के अंदर रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर कर देंगे प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर कर देंगे। क्वाड्रेंट कुछ भी आए उससे मॉडुलस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब बात आती है आर्ग्यूमेंट की। आर्ग्यूमेंट होता क्या है कि वो डिपेंड करता है कि हमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये एंगल लेना है और एंटी क्लॉकवाइज नहीं लेना है। तो उसके लिए बच्चों हम सबसे पहले क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे अल्फा। अब अल्फा से मैंने क्वाड्रेंट का चक्कर हटा दिया है, वो कैसे, हमने मॉड लगा दिया। तो क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव है नेगेटिव है उससे कोई लेना देना नहीं है। अब हमने क्या करा, अल्फा की वैल्यू निकाली, tan इनवर्स y ओवर एक्स थी तो y ओवर एक्स ही हो गया, बस मॉड लग गया, अल्फा निकल आएगा आपके पास। अब आपको चेक करना है इसके हिसाब से, अगर x और y दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट में आएगा बच्चों। फर्स्ट में आएगा तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा। ये अभी हमने देखा था ग्राफ बनाकर। अगर x नेगेटिव है y पॉजिटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा बच्चों। सेकंड में आएगा तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई माइनस अल्फा। अगर x भी नेगेटिव है y भी नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा बच्चों। थर्ड में थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस पाई प्लस अल्फा। और अगर x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, तो फोर्थ में बच्चों थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस अल्फा। इतनी बात आप सबको समझ में आई बच्चों। यहां से आप उसे सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं उसका, जिससे आपको क्लियर होगा कि इसको हम यूज कैसे करते हैं। देखिए क्वेश्चन से आपको क्लियर होगा कि हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। वैसे तो आपको क्लियर हो ही गया होगा बिल्कुल, फिर भी एक क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन आया फाइंड मॉडुलस
एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए, हमें मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट निकालना है। पहला हम ले लेते हैं 1 माइनस आयोटा, सेकेंड पार्ट हम ले लेते हैं 3 प्लस 4 आयोटा, थर्ड पार्ट ले लेते हैं 1 माइनस रूट 3 आयोटा, और फोर्थ पार्ट ले लेते हैं माइनस थ्राइज ऑफ आयोटा। अब हमने 4 पार्ट ले लिए बच्चों। पहला पार्ट हमने लिया 1 माइनस आयोटा, दूसरा पार्ट हमने लिया 3 प्लस 4 आयोटा, थर्ड पार्ट लिया 1 माइनस रूट 3 आयोटा, और फोर्थ पार्ट हमने ले लिया माइनस का 3 है। अब इन चारों पार्टों में बच्चों हमें क्या करना है, मॉडुलस निकालना है और आर्ग्यूमेंट निकालना है। तो हम 1 बाय 1 कैलकुलेट करेंगे। आप देखिए सॉल्यूशन। पहला पार्ट हमने लिया, हमने मान लिया जेड कितना है 1 माइनस आयोटा। तो सबसे पहले बच्चों हमने मॉड ऑफ जेड निकाला। मॉड ऑफ जेड निकालेंगे तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 कितना आ गया बच्चों, रूट 2 आ गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों। तो मॉड ऑफ जेड की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, यहां पे निकल कर रूट 2 आ गई, यानी इसका मॉडुलस रूट 2 आ गया। तो हम यहां पे लिख देंगे मॉडुलस मॉड ऑफ जेड इक्वल्स टू रूट 2। अब क्या निकालना है बच्चों में, अब इसका आर्ग्यूमेंट। अब देखिए 1 माइनस आयोटा है, तो सबसे पहले हमने देखा x की वैल्यू यहां पे कितनी है y, और y की वैल्यू कितनी है -1, यानी नाउ अब x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, डेट इज z लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। इतनी बात आपको समझ आएगा, यानी x पॉजिटिव आ रहा है और y नेगेटिव आ रहा है, तो z कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। इतना हमें समझ में आ गया। अल्फा निकाला, अल्फा का फॉर्मूला बच्चों tan इनवर्स y ओवर x मोड के अंदर, तो ये हो गया tan इनवर्स y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 1, ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपका tan इनवर्स 1। अब आप देखेंगे कि tan में 1 कब मिलता है, तो tan में 1 मिलता है 45 डिग्री पर, यानी π/4 पर। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, π/4। अब आप लिखेंगे हेयर z लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। z कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, इसका मतलब थीटा इक्वल्स टू माइनस अल्फा, यानी थीटा इक्वल्स टू माइनस का π/4। तो यहां से बच्चों आपके पास आ गया मॉडुलस, तो आपके पास बच्चों आ गया रूट 2, और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड आ गया माइनस का π/4। इतनी बात आपको समझ में आ गई। मॉडुलस को हम मॉड ऑफ जेड से डिनोट करते हैं, या फिर हम आर से भी डिनोट कर सकते हैं बच्चों, और इसको हम थीटा से डिनोट करेंगे। क्लियर हुआ बच्चों, सबको समझ में आया ये कैसे करा है। मॉड ऑफ जेड समझ में आ गया। यहां पर एक्स और वाई आप क्वाड्रेंट देखेंगे, फिर आपको अल्फा कैलकुलेट करना है। क्वाड्रेंट के हिसाब से आपने थीटा के फॉर्मूले लिख रखे हैं, उसे पुट कर देंगे, थीटा की वैल्यू निकलकर आ जाएगी। क्लियर हो गया बच्चों। अगला पार्ट देखिए आप, सेकंड पार्ट। अब देखिए बच्चों, हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट हमसे क्या कह रहा है बच्चों, सेकंड पार्ट कह रहा है 3 + 4i, यही तो कह रहा है। अब बच्चों 3 + 4i है, तो हम इसे z के बराबर लिख लेते हैं, z इक्वल्स टू 3 + 4i। तो मॉड ऑफ जेड निकालेंगे बच्चों, अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, अंडर रूट में 9 + 16, रूट में 25, यानी कि 5। तो मॉड ऑफ जेड की वैल्यू तो 5 आ गई। ठीक है बच्चों। नाउ x कैसा है बच्चों, यहाँ पे 3, और y की वैल्यू कितनी है 4। x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो z लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट रहेगा तो थीटा की वैल्यू अल्फा के बराबर हो जाएगी। अल्फा निकालिए, tan इनवर्स y ओवर x, यानी tan इनवर्स 4/3। अब 4/3 की हमें वैल्यू तो पता नहीं है tan में, तो इतना ही छोड़ दीजिए। थीटा कितना आ जाएगा यहाँ पर बच्चों, थीटा इक्वल्स टू अल्फा। क्यों आएगा, तो आप यहां पे लिख देंगे z लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, tan इनवर्स 4/3। अब आप आंसर लिख देंगे कि मॉड ऑफ जेड आ गया आपके पास 5, और थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास tan इनवर्स 4/3। आ गया समझ में बच्चों।
कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ सबसे पहले अल्फा निकालना है। मॉड तो आप निकाल ही लेंगे, आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए आपको क्या करना है, अल्फा निकालना है tan इनवर्स y ओवर x मॉड लगाकर, ये आप इतना कर लेंगे। अब आपको ये देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो वो x और y के साइन से आपको पता लग जाएगा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। अब जिस भी क्वाड्रेंट में आ रहा है उसका फॉर्मूला लगा दीजिए आप, उसका फॉर्मूला लगाते ही आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों इतना? अगला पार्ट देखिए आप, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है बच्चों हमारे पास -1 माइनस आई रूट, तो इस पर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, -1 कर लेते हैं, एक थर्ड क्वाड्रेंट का क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। तो बच्चों हमने लिख लिया, देखिए सॉल्यूशन थर्ड का, जेड हमने मान लिया -1 माइनस का √3 आयोटा। तो सबसे पहले तो मॉड ऑफ जेड निकालेंगे, तो रूट के अंदर -1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 4 हो गया। तो वैल्यू कितनी निकल कर आ गई बच्चों, 2 निकल कर आ गई। तो मॉड ऑफ जेड की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, 2 हो गई। नाउ आगे बढ़े बच्चों, अब हमने क्या देखना था कि कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। तो जेड अगर आप देखोगे तो यहां पे जो एक्स है रियल ऑफ जेड वो कितना है, -1, और इमेजनरी ऑफ जेड कितना, -√3। एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, तो जेड लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। जेड कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, क्योंकि एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है, तो जेड थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया बच्चों। अब अल्फा निकालेंगे आप, तो अल्फा के लिए आपने लिखा tan इनवर्स मॉड के अंदर y ओवर x, यानी tan इनवर्स मॉड के अंदर माइनस का √3 ओवर -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये आ गया आपके पास tan इनवर्स √3। tan में √3 कितने पे मिलता है बच्चों, 60 डिग्री पे, यानी π/3 पे, तो अल्फा की वैल्यू π/3 हो गई। अब यहां पे आप लिखेंगे कि जेड लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब जेड अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होता है बच्चों, तो थीटा हम कैसे निकालते थे, थीटा की वैल्यू हम निकालते थे -π प्लस अल्फा से, तो ये हो गया -π प्लस π/3, यानी माइनस का 2π/3। इतनी बात आपको समझ में आई। तो यहां से आप देखोगे कि मॉड ऑफ जेड की वैल्यू है वो 2 आ गई, और थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस का 2π/3। समझ में आया बच्चों? तो ये क्लियर हो गया आपको कि हम कैसे निकालते हैं यहां पर। अब सब बच्चों को आसानी से समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे मॉडुलस फाइंड करते हैं और कैसे हम उसका आर्ग्यूमेंट फाइंड करते हैं। तो कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है, फॉर्मूला सेम है अल्फा तक, बस जब आप थीटा कैलकुलेट करेंगे तो ये देख लीजिएगा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, उसके फॉर्मूले आप लगा दीजिएगा, प्लस माइनस ही तो करना है वहां भी। ठीक है, आखिरी पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट। जेड किसके बराबर है बच्चों, 0 - 3 आएगी, तो मॉड ऑफ जेड निकालेंगे, अंडर रूट में 0 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर तो 0, -3 का 9, रूट के अंदर 9, तो वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 3, तो मॉड ऑफ जेड की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब आप अल्फा निकालेंगे बच्चों, तो अल्फा कितना हो जाएगा, देखिए tan इनवर्स मॉड में y ओवर x, यही आ जाएगा बच्चों। तो ये हो गया आपके पास tan इनवर्स -3 ओवर 0, इनफाइनाइट आ जाएगा बच्चों। तो tan इनफाइनाइट कितने पे देता है बच्चों, 90 डिग्री पे, तो π/2 आ जाएगा। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, π/2। अब आप देखेंगे बच्चों कि 0 - 3i आ रहा है, 0 - 3i आ रहा है, यानी ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस पर आ रहा है। अब नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस तो नीचे होती है, यानी ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड में जाएगा या फिर फोर्थ में जाएगा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि जेड लाइज ऑन नेगेटिव वाई एक्सिस। अब नेगेटिव वाई एक्सिस पे जाएगा तो जो एंगल है वो हमें क्या मिल जाएगा, तो थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी यहां पे या तो -α होगी या फिर -π प्लस अल्फा होगी, या फिर हम सीधे सीधे लिख सकते हैं कि थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 90 डिग्री हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि 0 - 3i को अगर हम बनाएंगे भी तो x की वैल्यू तो 0 हो गई, y की वैल्यू -3, तो यहां पर आ जाएगा P पॉइंट 0, -3। तो हमें दिख रहा है कि y एक्सिस पे आ रहा है, तो ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो उस केस में हम इसे फाइंड भी नहीं करते बच्चों, क्योंकि इन्फिनिटी आता है, तो हम डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं कि नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस पे आएगा, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -π/2 हो जाएगी। और मॉड ऑफ जेड आपने निकाल ही दिया कि ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस कितनी है, 3। क्लियर हो गया बच्चों आपको। अब ये आपके पास बच्चों वो क्वेश्चन हो गए कि अगर हमें रिप्रेजेंटेशन में वो पूछेगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेशन में आप आर्ग्यूमेंट और मॉडुलस कैसे फाइंड करते हैं, तो बच्चों एक तो रिप्रेजेंटेशन ये हो गया। अब एक अलग रिप्रेजेंटेशन आता है जिसे हम बोलते हैं पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं बच्चों, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है बच्चों, ठीक है, ये तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया आपका। अब बच्चों हम पढ़ेंगे पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।
अब देखिए पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है बच्चों। तो पोलर फॉर्म बच्चों, जैसे हमें z दिया होता है, z कितना दिया है बच्चों, हमने मान लिया कि x प्लस आई वाई दिया है, ठीक है बच्चों। अब हमने पी पॉइंट मान लिया बच्चों, ये हो गया x कॉमा वाई। अब पोलर फॉर्म जो होती है बच्चों, वो कोऑर्डिनेट एंगल वाली फॉर्म होती है कि एंगल कैसे हम करते हैं। अब देखिए, ये तो y हो गया, x हो गया, ये कितना हो गया बच्चों, r हो गया, या फिर हम इसे अभी यहां पर मॉड ऑफ z भी लिख सकते हैं बच्चों। अब देखिए, इन ट्राइंगल OPM अगर हम साइन थीटा निकालेंगे तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मॉड ऑफ z साइन थीटा, यही आ जाएगी बच्चों। अगर हम यहां से cos थीटा निकालेंगे तो x ओवर मॉड z, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मॉड ऑफ z cos थीटा, ये आ गई बच्चों। यानी P पॉइंट को हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ z cos थीटा कॉमा मॉड ऑफ z साइन थीटा, यही लिख सकते हैं बच्चों। इतना समझ में आ गया आपको कि हमने क्या करा, सबसे पहले P डिनोट करा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में। अब हमने क्या करा, उसको मॉड ऑफ z मान लिया, क्योंकि OP मॉड ऑफ z होता है, ये x और ये y। यहां से साइन थीटा और cos थीटा की वैल्यू निकाली x और y की, और उसको हमने क्या करा, पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज कर लिया। पोलर कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि डायरेक्शन में और डिस्टेंस की फॉर्म में लिखना, डायरेक्शन और डिस्टेंस की फॉर्म में। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर हमें किस डायरेक्शन में चलना है ओरिजिन से और कितने डिस्टेंस पर चलना है, जिससे हम पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर पर पहुंच जाए। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों। अब वो हमने यहां पे पुट कर दिया बच्चों, तो डेट ये हो गया, x की वैल्यू कितनी थी, मॉड ऑफ z cos थीटा प्लस आयोटा, ये हो गया मॉड ऑफ z sin थीटा। तो z मॉड ऑफ z कॉमन लिखा बच्चों, तो ये हो गया cos थीटा प्लस आई sin थीटा। तो ये बच्चों कहलाती है हमारे पास पोलर फॉर्म। इसको हम एक और लिख देते हैं, ऐसे मॉड ऑफ z की जगह r लिख देते हैं, cos थीटा प्लस आई sin थीटा। इसका एक और नोटेशन होता है बच्चों, z को हम लिख देते हैं e की पावर आई थीटा, और यहां पे बच्चों हम लिखेंगे हेयर e की पावर आई थीटा जो होती है वो बराबर होती है cos थीटा प्लस आई sin थीटा के। तो ये सारे बच्चों जो नोटेशन है वो किसके हो जाते हैं आपके, वो हो जाते हैं पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आई बात आपको समझ में। तो ये मैंने आपको बता दिया कि पोलर फॉर्म निकलती कैसे। यहां से मैंने कि हमने उसको क्या करा, पोलर कोऑर्डिनेट निकाले। पोलर कोऑर्डिनेट का मतलब होता है थीटा और डिस्टेंस के टर्म में। तो मॉड ऑफ z cos थीटा कॉमा मॉड ऑफ z sin थीटा, हमने x और y की वैल्यू पुट कर दी, मॉड ऑफ z कॉमन ले लिया। तो पोलर फॉर्म ऑफ z की हो गई आपके पास मॉड ऑफ z cos थीटा प्लस आई sin थीटा। अगर z की जगह r लिखना है तो r cos थीटा प्लस आई sin थीटा, और cos थीटा प्लस आई sin थीटा को हम यूलर नोटेशन कर देते हैं, e की पावर आई थीटा भी लिख देते हैं हम। तो कई बुक्स में आपको cos थीटा प्लस आई sin थीटा ना लिखा कर e की पावर आई थीटा लिखा होगा, तो ये हो जाएगा r e की पावर आई थीटा। तो तीन तरीके से हम इसे डिनोट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास यहां पर पोलर फॉर्म लिखने के लिए आएगी तो आप ऐसे लिखेंगे। अब पोलर फॉर्म के लिखने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, मॉड ऑफ z और थीटा। तो दोनों फाइंड करने आते हैं आपको। मॉड ऑफ z मॉडुलस होता है और थीटा क्या होता है बच्चों, आर्ग्यूमेंट होता है। तो यहां पे मॉड ऑफ z कितना हो जाता है बच्चों, मॉडुलस हो जाता है, ये अभी हमने क्वेश्चन में फाइंड कराई था। और थीटा क्या हो जाता है बच्चों, आर्ग्यूमेंट। तो इससे पहले मैंने आपको ये दोनों चीजें फाइंड करना बताई, आप फाइंड कर देंगे और यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, यहाँ से पोलर फॉर्म मिल जाएगी। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों। अब देखिए हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हमें पोलर फॉर्म में डिनोट करना हो तो हम कैसे करेंगे। देखिए मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूं, मैं आपको उसको पोलर फॉर्म में डिनोट करके बताता हूं मैं। हमने यहां पे बच्चों क्वेश्चन लिया कि रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस रूट 3i इन पोलर फॉर्म। अब हमें कॉम्प्लेक्स नंबर है वो दे रखा है 1 प्लस रूट 3 आयोटा और हमें पोलर फॉर्म में डिनोट करना है बच्चों। अब देखिए सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया z इक्वल्स टू 1 प्लस रूट 3 आयोटा। अब पोलर फॉर्म लिखना है तो सबसे पहले हमने मॉड ऑफ z निकाला, 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर, 1 प्लस 3 4 हो गया बच्चों, 2 निकल कर आ गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों। अब आप क्या निकालेंगे बच्चों, एंगल निकालेंगे। अब आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए सबसे पहले अल्फा निकालना पड़ेगा, tan इनवर्स y ओवर x, tan इनवर्स रूट 3 ओवर 1
तो ये आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स √3, √3 कितने में आता है, π/3 में। अब आप यहां पे देखेंगे हेयर x कितना है बच्चों 1 और y कितना है बच्चों √3, तो x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। सो z लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। z कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगी बच्चों, z यहां पर लाई करेगी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। इतनी बात आपको समझ आई। अब z अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट के संग लाई कर रहा है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू अल्फा हो जाएगी और ये कितनी हो जाएगी, π/3। अब आप देखेंगे कि आपको मॉड ऑफ z भी मिल गया और थीटा भी मिल गया। अब आपको क्या लिखनी थी, पोलर फॉर्म लिखनी थी। तो z पोलर फॉर्म में क्या होता है बच्चों, r cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो इसको आप लिख देंगे z यहां पर कितना हो जाएगा, r की वैल्यू कितनी निकल कर आई है 2, ये आप लिखेंगे cos π/3 प्लस i sin π/3। और अगर आपको e की पावर की फॉर्म में लिखना है तो आप लिख देंगे 2 e की पावर i π/3। आई बात आपकी समझ में। यानी यहां तक तो आपने कर ही रखा था थीटा तक, थीटा निकालने के बाद अब बस आपको पोलर फॉर्म में वहां पे वैल्यू पुट करनी है। पोलर फॉर्म हो जाता है आपके पास r cos थीटा प्लस i sin थीटा, r की वैल्यू पुट कर देंगे और थीटा की वैल्यू, और इलो नोटिफिकेशन में लिखना है e की पावर में, तो आप यहां से लिख देंगे। इतनी बात आपको समझ में। एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों हम जल्दी से, इसका आपको समझ में आएगा कि हम उसे कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन सेम रहेगा बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 दिया होगा और हमें उसकी क्या लिखनी है, पोलर फॉर्म लिखनी है। तो देखिए हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों यहां पर। अब क्वेश्चन में बच्चों हमने मान लिया -6 + 8i, हमने क्या मान लिया -6 + 8i, और इसकी हमें क्या लिखनी है बच्चों, पोलर फॉर्म लिखनी है। ठीक है बच्चों। अब देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, लेट करेंगे। हमने मान लिया z कितना है, -6 + 8i, ये z हो गया हमारे पास। हमने मॉड ऑफ z निकाला सबसे पहले, अंडर रूट में -6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 36 + 64, 100 कितना आ गया बच्चों 10। तो मॉड ऑफ z की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 10, यानी r लिख सकते हैं आप, मॉड ऑफ z ये 10 आ गया। अब आप अल्फा निकालेंगे बच्चों। नाउ अल्फा कितना हो जाएगा बच्चों, tan इनवर्स मॉड में y/x, यानी tan इनवर्स मॉड में 8/-6, तो tan इनवर्स 4/3 हो जाएगा बच्चों। ये अल्फा की वैल्यू आ गई। अब आप यहां पे लिखेंगे कि x की वैल्यू कितनी है -6 और y की वैल्यू कितनी है 8, तो x <0 y <, 0, इसका मतलब z लाइज इन कौन सा क्वाड्रेंट आ गया बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट आ गया, क्योंकि x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चों थीटा किसके बराबर होता है, पाई माइनस अल्फा, तो पाई माइनस tan इनवर्स 4/3, ये आपके पास थीटा निकल कर आ गया। अब आपको क्या लिखनी है बच्चों, उसकी पोलर फॉर्म लिखनी है। तो पोलर फॉर्म आप कैसे लिखेंगे, z इक्वल्स टू मॉड ऑफ z cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो ये आपके पास मॉड ऑफ z कितना निकल कर आया था 10, यहां पे आप लिखेंगे cos पाई माइनस tan इनवर्स 4/3 प्लस आयोटा साइन पाई माइनस tan इनवर्स 4/3, या फिर और आप करके लिख सकते हैं 10 e की पावर i पाई माइनस tan इनवर्स 4/3। तो ये सब इसके आंसर हो गए। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब पाई माइनस tan इनवर्स 4/3 अभी आपको सॉल्व करना नहीं आता है, जब आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो आपको सॉल्व करना आ जाएगा, उसके बाद आप इसे सॉल्व कर लेंगे। तो यहां तक ये आपको समझ में आ गया बच्चों, क्लियर हो गया कि पोलर फॉर्म हम कैसे करते हैं। तो ये आपका हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो ज्योमेट्रिकली और दूसरा पोलर फॉर्म में। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। अब बच्चों एक टॉपिक और है कॉम्प्लेक्स नंबर में जिसकी हम बात करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसके क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं अलग अलग चैप्टर्स में। यानी उस नोटिफिकेशन का यूज जो है वो आयोटा से भी ज्यादा होता है, क्योंकि आयोटा तो जो है वो एक सीमित दायरा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज होगा, लेकिन हम बात अब जिस टॉपिक की करने जा रहे हैं उसका यूज आपको 12th के कई चैप्टरों में मिलेगा, 11th के अलग अलग कई चैप्टर्स में मिलेगा, यानी ज्यादातर चैप्टर्स में उसका यूज आता है। तो हम उसको पढ़ेंगे बच्चों। अब जो हम टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों वो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्या पढ़ेंगे बच्चों, अब जो हम चैप्टर पढ़ेंगे बच्चों वो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है बच्चों, देखिए अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की अगर बच्चों हम बात करेंगे तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब होता है बच्चों कि x की पावर 1/3 इक्वल्स टू 1। भाई यूनिटी का क्यूब रूट हो गया, सॉरी
क्यूब रूट ऑफ यूनिटी करना है, यानी 1 की पावर 1/3 हमने ले लिया कि ये क्या आ गया, x आ गया। अब 1 की पावर 1/3 x आ गया, हमें इसे सॉल्व करना है तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, यानी यूनिटी का क्यूब रूट करना था, यानी 1 की पावर हमें 1/3 करना था। पावर उधर चली गई बच्चों, तो x क्यूब की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। अब हमें वो x निकालने हैं जिनको क्यूब करने पर हमें क्या मिल जाए, 1 मिल जाए बच्चों। अब x क्यूब है, पावर 3 है, क्यूबिक इक्वेशन है, यानी x के कितने रूट होंगे बच्चों, 3। तो हमें यहां पर कितने रूट मिलेंगे, इसके 3 रूट्स मिलेंगे बच्चों। तो देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब हमने बच्चों इसको लिख दिया x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, तो हम इसे लिख सकते हैं x क्यूब माइनस 1 का क्यूब इक्वल टू 0, a क्यूब माइनस b क्यूब, ये हो जाएगा बच्चों x माइनस 1, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab इक्वल्स टू 0। तो अब यहां से बच्चों x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया, या फिर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया। तो यहां से तो बच्चों x की वैल्यू 1 निकल कर आ गई, x माइनस 1 इक्वल टू 0 से। अब दूसरा बच्चों हमारे पास आया कि x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। अभी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो सॉल्व होगा नहीं बच्चों। अब हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना पड़ेगा, सॉरी श्रीधराचार्य रूल लगाना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। 10th में आपने पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक क्या होता था बच्चों, x निकालने का तरीका क्या होता था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, यही होता था बच्चों। तो x की वैल्यू हम निकालेंगे तो माइनस बी, माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, सी की वैल्यू 1 अपॉन 2a 2, तो हो गया माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट में 1 माइनस 4 यानी माइनस 3 ओवर 2। आगे बढ़ाओगे बच्चों उसको, तो यहां से x की दो वैल्यू आ जाएंगी, पहली आ जाएगी माइनस 1 प्लस माइनस, अभी इसको माइनस 1 इंटू 3 लिख सकते हैं ओवर 2, तो यह आ गया माइनस 1 प्लस माइनस आई रूट 3/2। अब प्लस और माइनस को अलग अलग करेंगे तो x की वैल्यू आएगी माइनस 1 प्लस आई रूट 3/2, और दूसरी आएगी माइनस 1 माइनस आई रूट 3/2, यही आ जाएगी बच्चों। यानी हमारे पास दो वैल्यू आ गई, हमारे पास पहली वैल्यू आ गई माइनस 1 प्लस आई रूट 3/2, और दूसरी वैल्यू बच्चों हमारे पास आ गई माइनस 1 माइनस आई रूट 3/2, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव था, एक बार प्लस ले लिया और एक बार हमने क्या ले लिया, माइनस। तो बच्चों इस वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये W, और इसको हम बोलते हैं ओमेगा। W की तरह साइन बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ओमेगा। और ये वैल्यू बन जाती है ओमेगा स्क्वायर, क्या बन जाती है, ओमेगा स्क्वायर। यानी अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है वो 3 हो जाते हैं। तो यहां पर बच्चों जो रूट्स निकल कर आते हैं वो कौन कौन से निकल कर आते हैं, 1 निकल कर आता है, ओमेगा निकल कर आता है, और ओमेगा स्क्वायर निकल कर आता है। 1 की वैल्यू तो 1 ही होती है बच्चों। ओमेगा होता है आपके पास माइनस 1 प्लस आयोटा रूट 3/2, और ये होता है माइनस 1 माइनस आई रूट 3/2। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है बच्चों। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, देखिए कि अगर ओमेगा इसका रूट है तो ओमेगा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी x की जगह अगर हम ओमेगा रख देंगे तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। x की जगह ओमेगा रख देंगे तो बच्चों ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारे पास 1 आ जाएगी। ये पहली प्रॉपर्टी होती है बच्चों। दूसरी प्रॉपर्टी बच्चों कि सम ऑफ रूट्स कितना होता था, माइनस का b ओवर a। अगर क्यूबिक इक्वेशन में हम देखेंगे और के क्यूबिक इक्वेशन हमने मान ली कि ax स्क्वायर प्लस ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0, तो आप मान लीजिए कि इसके 3 रूट्स है अल्फा बीटा और गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी होती थी, माइनस बी ओवर ए, यानी माइनस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अपॉन ए। अब यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ही नहीं है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं है, यानी कोफिशिएंट 0 हो गया। तो जो सम ऑफ रूट्स है बच्चों 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों। यानी इसको ओमेगा की पावर 0 लिख सकते हैं, ओमेगा की पावर 1 और ओमेगा की पावर 2। तो ये दो प्रॉपर्टीज होती हैं बच्चों ओमेगा की, कि ओमेगा क्यूब की जो वैल्यू होती है 1 होती है, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। इसको हम ऐसा ही बोलते हैं कि सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 0। इतनी बात आपको समझ में आई। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपको समझ में आ गया। एक्स की पावर, एक्स को हम लिखते हैं 1 की पावर 1/3, एक्स क्यूब 1 आ गया। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाया हमने, एक रूट तो 1 आ गया। इसको हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करा, जो आपने 10th में पढ़ रखा था अब तक। अभी तक आप क्या कर रहे थे, रूट में नेगेटिव वैल्यू आ रही थी उसको छोड़े आ रहे थे। अब आपने पढ़ लिया इसको, आई रूट 3 लिखते हैं, प्लस वाला अलग कर लिया, माइनस प्लस वाले को ओमेगा बोलते हैं, माइनस वाले को ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं बच्चों। तो ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हो गया। रूट्स आ गए आपके 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर।
प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है, दो प्रॉपर्टीज होती हैं, पहली ओमेगा की पावर 3 इक्वल्स टू 1 और सेकंड बच्चों होती है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो बच्चों ये आपका टॉपिक जो है कॉम्प्लेक्स नंबर आज कंप्लीट होता है, आपको इसमें अभी इतना ही पढ़ना है। तो आज की क्लास हम यहीं रोकते हैं बच्चों। थैंक यू स्टूडेंट्स।